पिरामिड और उनके पास भारतीय देवता? क्या ये सिर्फ एक अजीब सा इत्तेफाक है, या फिर ये किसी ऐसे इतिहास की तरफ इशारा कर रहा है जो हमसे छिपाया गया है? तो सवाल ये उठता है कि क्या प्राचीन भारतीयों ने ही मिस्र के पिरामिड बनाए थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। हाल की कुछ डिस्कवरीज के बाद तो ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि सबूत असल में कहते क्या हैं। देखिए, हाल ही में मिस्र में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा था और वहां क्या मिला? भगवान कृष्ण और बलराम की हजारों साल पुरानी मूर्ति का एक टुकड़ा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उसके साथ साथ संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं में लिखे हुए शिलालेख भी मिले हैं। तो मिस्र में जो ये चौंकाने वाली खोज हुई है, ये सिर्फ कुछ पुरानी चीजें नहीं है, ये एक ऐसे कनेक्शन की तरफ इशारा कर रही है, एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये हजारों किलोमीटर और हजारों सालों की दूरी को मिटा रहा है। और इन्हीं शिलालेखों में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, सिकाई कोरान। अब ये नाम अपने आप में एक पहेली है। क्या ये कोई देवता था या किसी दूसरी दुनिया से आया कोई इंसान? आखिर था कौन ये सिकाई कोरान? अब सवाल ये है कि रिसर्चर्स ने इन प्राचीन भारतीय सुरागों को समझा कैसे। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये शुरू होती है 20वीं सदी से और आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक जाती है। तो देखिए, ये कोई रातों रात हुई खोज नहीं है। बात शुरू हुई 20वीं सदी में। एक फ्रेंच स्कॉलर थे, जूल्स बैलेट। उन्होंने राजाओं की घाटी में कुछ एशियाई जैसी लिखावटें देखीं, पर पहचान नहीं पाए। फिर साल 2020 में रिसर्चर्स ने डिजिटल इमेजिंग का इस्तेमाल किया और तब जाकर 2026 में एक बड़ी आर्कियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में इस राज से पर्दा उठा। और जो सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। कुल मिलाकर 30 भारतीय शिलालेख। इनमें से 20 तो तमिल ब्राह्मी में थे, जो कि दक्षिण भारत की लिपि है, और बाकी 10 संस्कृत और प्राकृत में, जो उत्तर भारत में इस्तेमाल होती थी। मतलब उत्तर और दक्षिण भारत दोनों के निशान। तो सवाल ये है कि इन लिपियों में लिखा क्या था? क्या ये कोई जादुई मंत्र थे पिरामिड की शक्तियों को जगाने के लिए, जैसा कि इंटरनेट पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं? या फिर सच्चाई कुछ और ही है? और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। टाइमलाइन में एक मोड़। जब हम इन शिलालेखों की तारीखों को पिरामिड बनने के समय से मिलाते हैं तो कुछ भी मैच नहीं होता, सब गड़बड़ हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, पुराणों के हिसाब से भगवान कृष्ण का समय था 3102 ईसा पूर्व। गीजा के महान पिरामिड बने करीब 2600 ईसा पूर्व। लेकिन ये जो भारतीय शिलालेख मिले हैं वो पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के हैं। मतलब पिरामिड बनने के लगभग 3000 साल बाद के। ये तो बहुत बड़ा गैप है। तो हाँ, इन मकबरों में 30 भारतीय शिलालेख मिले हैं। ये नंबर जरूरी है, पर पूरी कहानी नहीं बताता। पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें एक और नंबर पर गौर करना होगा, और वो नंबर है 2000 से भी ज्यादा। जी हाँ, उसी इलाके में 2000 से ज्यादा ग्रीक यानी यूनानी शिलालेख भी मिले हैं। अब देखिए, 30 भारतीय शिलालेखों के मुकाबले 2000, ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और यहीं से असली कहानी का सिरा हाथ लगता है। तो अब ये तो साफ है कि ये लोग पिरामिड बनाने वाले तो नहीं थे। तो फिर कौन थे ये लोग, और उस रहस्यमयी सिकाई कुरान का क्या हुआ? चलिए अब इस प्राचीन आगंतुक के राज से पर्दा उठाते हैं। जब इन लिखावटों को ट्रांसलेट किया गया तो सच्चाई बड़ी ही सीधी साधी निकली। एक शिलालेख पर लिखा था सिकाई कोरान वराकंता। इसका मतलब पता है क्या है? बस इतना कि सिकाई कोरान यहां आया और उसने देखा, बस। कोई जादुई मंत्र नहीं, कोई सीक्रेट कोड नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? असल में ये उस जमाने की एक आम ट्रेड प्रैक्टिस थी। इसे आप एक तरह का कानूनी सबूत कह सकते हैं। ये कहने का तरीका था कि हाँ, मैं यहाँ था, मैंने माल देख लिया है और सौदा पक्का हो गया है। मतलब ये तो पत्थर पर लिखा हुआ एक तरह का ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट था। तो सिकाई कुरान कौन था? वो कोई देवता या दूसरी दुनिया का प्राणी नहीं, बल्कि पहली सदी का एक तमिल व्यापारी था। और वो वहां क्यों थे? मसाले, मोती, सोना, इन सब चीजों का व्यापार करने के लिए। अच्छा, और उस कृष्ण की मूर्ति का क्या? वो मिली थी बेरेनी के बंदरगाह के पास, जहां उस समय एक बड़ी भारतीय बस्ती हुआ करती थी। उनके अपने मंदिर थे, अपना समाज था। तो ये खोज सिर्फ एक पुराने राज को ही नहीं सुलझाती। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये हमें अपने इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है।
ये असर में मायने क्यों रखती है? क्योंकि ये हमारे कॉलोनियल इतिहास को एक तरह से फिर से लिखती है। देखिए, हमें अब तक इतिहास की किताबों में क्या पढ़ाया गया है? यही कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और तब जाकर सीधा समुद्री व्यापार शुरू हुआ। लेकिन ये नए सबूत क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि मिस्र के साथ सीधा समुद्री व्यापार और वहां भारतीय बस्तियां, ये तो वास्को डी गामा से 1000 साल से भी पहले से मौजूद थीं। सोर्स का तर्क ये है कि ये खोज उस कॉलोनियल सोच को चुनौती देती है जिसमें औपनिवेशिक भारत को एक अलग-थलग और पिछड़ा देश दिखाया गया था, एक ऐसा देश जिसे व्यापार करने के लिए यूरोपियों की जरूरत थी। पर ये सबूत चीख कर कह रहे हैं कि भारत तो सदियों से दुनिया की एक बड़ी व्यापारिक शक्ति था। तो आखिर में ये खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम भारत और मिस्र के बीच के इतने पुराने रिश्ते के बारे में इतने सालों तक गलत थे, तो सोचिए हमारे इतिहास के और कौन-कौन से हिस्से हैं जिन्हें शायद गलत समझा गया है, जिन्हें हमें फिर से देखने और समझने की जरूरत है।